बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो से हम शुरू करेंगे इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को। अब ये जितने भी फंक्शंस होंगे और आगे हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि कोई चीज़ इनपुट करनी है, कोई आउटपुट करनी है, कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इन सारों को हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी भी देखा करेंगे पहले कि भाई ये हमने इनको फंक्शंस हैं अगर तो इस्तेमाल कैसे करना है, कोड है तो किस तरीके से लिखना है। और साथ ही फिर हम उसको कंपाइलर्स को खोल के जो है अपने आईडीज़ के अंदर अपने कोड लिख के उनको साथ साथ टेस्ट भी किया करेंगे और डिफरेंट कोड्स भी लिखा करेंगे, ताकि हमें मेक श्योर हो जाए कि भाई जो हम काम कर रहे हैं वो वाकई इस तरीके से होता भी है या नहीं। और आप वंस कोड को लिखेंगे तब आपके लिए वो चीज़ याद रखना ज़्यादा आसान होगी। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं, जो पहला फंक्शन है, ये फंक्शन जो कि है ये आउटपुट का फंक्शन है। कंप्यूटर बेसिकली जो आउटपुट करता है इसका नाम प्रिंट एफ का फंक्शन है। और आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ प्रिंट एफ के फंक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले इससे पहले कि भाई हम ये शुरू कर दें कि भाई प्रिंट एफ के फंक्शन को कोड में किस तरीके से लिखना है, मेरे ख्याल में हमें पहले ये समझने की ज़रूरत है कि भाई प्रिंट एफ के फंक्शन के होने का पर्पज़ क्या है या प्रिंट एफ के फंक्शन का इस्तेमाल करने का पर्पज़ क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर देखें इस चीज़ को समझने के लिए कि भाई प्रिंट एफ के फंक्शन का मकसद क्या है, आप ये चीज़ पहले समझें कि सपोज आप ये सिनेरियो एक ले लें कि दो बंदे जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। तो वो आपस में कम्युनिकेट इस तरीके से करते हैं कि एक बंदा जो है वो कुछ ना कुछ बोलता है और दूसरा बंदा उसकी बात सुन लेता है। अब जब दूसरा बंदा जो है वो जो सेकंड पर्सन है वो वाला बंदा जब कुछ बोलेगा, तो पहला वाला बंदा अपने कानों की मदद से वो चीज़ सुन लेता है। तो इस तरीके से मैसेजेस जो हैं एक दोनों के दरमियान में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, अब जब आप यही जो है कंप्यूटर के केस में देखते हैं, तो कंप्यूटर के केस में क्या होता है कि भाई आप ना आपने जो कंप्यूटर को बताना है, आप तो चले वो इनपुट दे देते हैं। अब वो इनपुट्स किस तरीके से देते हैं उसको अभी हम एक अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आपने सपोज वो इनपुट्स अब दे दी कंप्यूटर को, अब कंप्यूटर ने जो आपको बताना है, कंप्यूटर जब रिप्लाई आपको बेसिकली दे रहा है उसी कम्युनिकेशन के दरमियान, तो वो आपको बोल तो सकता नहीं है। जिस तरीके से आप बंदे से बात करते हैं तो वो बोल देता है, तो कंप्यूटर क्या करता है कि उसके लिए उसके आउटपुट्स के कुछ डिवाइसेस है ना। तो आपने आउटपुट डिवाइसेस में पढ़ा होगा कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सारे उसके आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो अभी हम मॉनिटर से कंसर्न है। तो वो आउटपुट इस तरीके से देता है कि भाई वो आपके मॉनिटर के ऊपर कुछ डिस्प्ले करवा देता है। अब वो चीज़ जो आपके मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले कराता है ना, आपका कोड जब डिस्प्ले कराता है उस चीज़ को, तो उसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है और वो है प्रिंट एफ का फंक्शन। तो प्रिंट एफ का फंक्शन बेसिकली निकला भी प्रिंट से। आपको वो समझ के समझ आ जाए, सुन के समझ आ जाना चाहिए प्रिंट का लफ्ज़, कि भाई अगर प्रिंट का लफ्ज़ आ रहा है तो वो कह रहा है कि भाई कुछ स्क्रीन के ऊपर उसने प्रिंट करवाना है अभी। तो बेसिकली इन समरी प्रिंट एफ का फंक्शन क्या है कि प्रिंट एफ का फंक्शन बेसिकली कंप्यूटर का तरीका है अपना मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए, कि अगर उसने कोई बात आपको बतानी है तो आपका कोई कोड है, उस किसी कोड ने कुछ इनपुट्स लिए और एंड पे कंप्यूटर ने कुछ आपको रिजल्ट बताना है, तो वो प्रिंट एफ के फंक्शन के थ्रू आपकी स्क्रीन पे वो चीज़ डिस्प्ले करवाएगा। अच्छा, अब मैं जो बार बार ये कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट एफ का फंक्शन है, तो बार बार ये लफ्ज़ आ रहा है फंक्शन का। ठीक है, वैसे तो हमने फंक्शंस को ना पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हम फंक्शन की डेफिनेशन को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लें, क्योंकि ये बहुत कॉमनली अब हमने यूज़ करनी है। तो फंक्शन क्या होता था? फंक्शन हम कहते थे कि एक ऐसी चीज़ होती है कि जो कुछ ना कुछ इनपुट लेती है। ठीक है, अब वो इनपुट लेके वो उस इनपुट के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग करती है। ठीक है, मतलब कुछ भी कर सकती है इनपुट के साथ, जो भी फंक्शन का काम है वो इनपुट को उस तरीके से कोई मॉडिफाई करता होगा, कुछ करता होगा इनपुट के साथ। ठीक है, और एट द एंड जो है ना एक आउटपुट को प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, और वो आउटपुट आपको रिटर्न कर देता होता है। ठीक है, अब हमारा इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि भाई यहाँ पे जो हमने कह रहे हैं ना कि ये जो अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है फंक्शन के, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि इस प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर इस केस में कि हमारे प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर क्या प्रोसेसिंग हो रही है, हमें इससे जानने का कोई गर्ज नहीं है। हमारा हमारा सिर्फ ये है कि हमें ये पता हो कि भाई ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि इनपुट आती है कुछ, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो इनपुट आती है इस इनपुट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, मतलब कि कैसे कैसे टाइप के इनपुट जो है ना हम फंक्शन को दे सकते हैं। दूसरा हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो इनपुट मैंने जब देनी है ना, तो इस इनपुट का सिंटैक्स क्या होगा, मैंने इनपुट देनी है किस तरीके से है। ठीक है, और लास्टली हमें बस ये पता होना चाहिए कि भाई जब मैं सारे इनपुट दे दूंगा तो एट द एंड जो फंक्शन है वो मुझे आउटपुट में क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फंक्शन तो हमने कहा कि भाई फंक्शन तो हमने समझ लिया कि हमारे वाले केस में फंक्शन का तो सिर्फ हमें नाम जानने की जरूरत है, वो तो हमें पता है कि भाई फंक्शन का नाम जो है वो प्रिंट एफ है। ठीक है, अब आउटपुट वाली साइड पे अगर आप देखें तो आउटपुट वाली साइड पे तो ये है कि भाई मैंने जैसे कहा कि भाई आउटपुट हमने देखनी है कि भाई फंक्शन हमें आउटपुट क्या देगा। तो वो जब हम कंपाइलर में कोड लिखेंगे और चला के देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि आउटपुट क्या देगा। तो ये वाली साइड भी हमारी क्लियर हो गई और ये वाली साइड भी क्लियर हो गई। पीछे रह गई कि इनपुट वाली साइड। इनपुट वाली साइड पे हमने सिर्फ ये देखना है कि भाई इनपुट अभी हमने देनी है, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि भाई अच्छा टाइप्स क्या होंगी इसकी। अच्छा टाइप्स हम जान लें तो अच्छा इसका सिंटैक्स क्या होगा। तो ये वाली चीज़ें अभी हम देख लेते हैं और फिर एक एक टाइप को देखते हुए कि अच्छा अगर सपोज मैंने
क्या प्रिंट कराना है, उसकी बेसिस पे क्या क्या इनपुट हमें देने पड़ेंगे, इन सारों को हम अभी देख लेंगे। प्रिंट का जो फंक्शन है बेसिकली, इससे हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इन मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में आता है कि भाई आप इससे सादा टेक्स्ट भी प्रिंट करा सकते हैं। सादे टेक्स्ट का मतलब है कि कोई भी आपके पास स्टेटमेंट है ना, उसको आप प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है कि लर्निंग सी प्रोग्रामिंग, तो मेरी एक स्टेटमेंट है कि भाई लर्निंग सी प्रोग्रामिंग, तो ये एक बेसिकली टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट के अंदर कोई और चीज़ नहीं है, मतलब कि कोई वेरिएबल नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ है, तो ये आप प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरी आप चीज़ जो प्रिंट करवा सकते हैं इससे, वो होते हैं एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस पे बल्कि लास्ट में है, पहले आप आ जाए वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स आप इस तरह के प्रिंट करा सकते हैं कि हो सकता है कि आपके पास एक वेरिएबल था जो आपने कोड में, हमने देखा था ना कोड में वेरिएबल्स इस तरीके से डिक्लेयर होते हैं। हमने कहा था कि एक वेरिएबल है इंट, और आगे हमने एक ए के नाम से एक वेरिएबल बना लिया था, और इसकी कोई वैल्यू है, सपोज ये 10 है, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू को सपोज प्रिंट करवाना है ए को, कि ए की वैल्यू जो है 10 है। तो इसका क्या तरीका होगा कि भाई हम अपने कोड में इस तरह लिखें कि जो वेरिएबल है उसको हम प्रिंट करवा दें, और प्रिंट जब कराएंगे तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है, प्रिंट ऑफ फंक्शन वो हमें दिखा देगा कि वो क्या वैल्यू है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि हम चाहते हो कि भाई कोई कांस्टेंट्स हैं, हमने वो किसी वजह से उन कांस्टेंट की वैल्यू को प्रिंट करवाना हो, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए भी फिर हमारे पास जो है एक और तरीका होगा। जैसे पाए का हमने देखा था एक कांस्टेंट था, तो हमने कहा था कि भाई हमारे पास हो सकता है कि कोई कांस्टेंट्स डिक्लेयर हुए हों पहले से ही, तो कांस्टेंट इंट पाए के नाम से कोई एक कांस्टेंट हमारे पास बना हुआ है, और इसकी वैल्यू है जी 3.14, इसमें से पहले से स्टोर्ड है, हमने सिर्फ इसको प्रिंट कराना है। तो जब हम इसको प्रिंट करवाना चाहेंगे तो उस टाइम के ऊपर हम उसको किस तरीके से प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ फंक्शन में, ये भी हम देखेंगे। लास्टली ये है कि भाई मैंने अगर कोई एक्सप्रेशंस प्रिंट कराने हो, तो एक्सप्रेशंस में किस तरीके से प्रिंट कराऊंगा। एक्सप्रेशंस होते हैं बेसिकली कि कोई चीज़ सपोज कंपेयर हो रही है, वो एक एक्सप्रेशन है। तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कि दो वेरिएबल्स है मेरे पास, एक ए है, एक और वेरिएबल था बी, इसी तरह हम बना लेते हैं, और इसकी वैल्यू सपोज 20 है, और हम कंपेयर कर रहे हैं कि भाई इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो इस टाइम पे तो खैर ये देखें तो ये ट्रू है। तो अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो हमें एंड रिजल्ट में प्रिंट स्क्रीन पे प्रिंट होके आना चाहिए कि 1, या ट्रू वैल्यू आप कह लें कि भाई ये बता रहा है कि भाई ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा था इसकी वैल्यू ट्रू है, कि बी वाकई ए से बड़ा है। तो खैर इस तरीके से जो है ना, हम ये चाहते हैं कि ये मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है, वेरिएबल्स आ जाते हैं, एक्सप्रेशन आ जाते हैं, कॉन्स्टेंट आ जाते हैं, हम ये समझ लें कि ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रिंट किस तरीके से करवा सकते हैं। तो इन सारों को हम एक एक करके देखेंगे। पहले में देखेंगे कि भाई उसका सिंटेक्स क्या है, और फिर हम कोड में जाके उसी चीज़ को कोड में जाके लिख के भी देखेंगे कि भाई कोड में वो किस तरीके से होती है। तो सबसे पहली जो चीज़ हमने देखी थी, हमने कहा था भाई टेक्स्ट हम प्रिंट करा सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई टेक्स्ट किस तरीके से हम ना इसमें प्रिंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स ही हमने देखना है। सिंटेक्स में हमारे पास क्या है कि पहले सबसे पहले क्या है जी, फंक्शन का नाम है। फंक्शन का नाम उसी तरीके से है, प्रिंट एफ लिखा हुआ है, ठीक है, PRINT और एफ, ठीक है। और जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हमें ये पता है कि जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप उसके अंदर ना दो ब्रैकेट्स यूज करते हैं, एक ये ओपन ब्रैकेट हो जाती है और एक क्लोज ब्रैकेट हो जाती है। और आपके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आपने देने होते हैं वो इधर उसके दरमियान में आते होते हैं, फंक्शन की ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स के दरमियान में, ठीक है। तो अब इस वाले केस में हमारे पास कौन से आर्ग्यूमेंट्स आएंगे ये हमने देखना है। तो हमारे पास अभी जो है हमने जो प्रिंट कराना है वो एक सादा टेक्स्ट है, ठीक है। तो टेक्स्ट के केस में हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कोई खास आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे, एक ही आर्ग्यूमेंट होगा सिर्फ सिंगल। और चूंकि टेक्स्ट जो है वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में प्रिंट होता है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास हम लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमर्स और डबल, या आप डबल कोटेशन मार्क्स कह लें ओपन और क्लोज के लिए। तो यहाँ से आपने बताया कि मेरी स्ट्रिंग यहाँ से शुरू हो रही है, दोबारा आपने लगाया, आपने बताया मेरी स्ट्रिंग यहाँ पे क्लोज हो रही है, और इसके दरमियान में आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है आप लिख देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो इन समरी अगर मैं इसको रिपीट करूं एक बार, तो किस तरीके से होगा कि सबसे पहली चीज़ हमने लिखनी है, तो हमने फंक्शन का नाम लिख लेना है प्रिंट एफ, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स लगा लेनी है, एक ओपन ब्रैकेट और एक क्लोज ब्रैकेट, और आगे ये तो सेमी, ये तो आएगा ही सेमी कोलन हमारे पास, ठीक है। अब इन इसके दरमियान में ये जो ये वाली जगह है, इसके अंदर हमने जो लिखने हैं कि इसके फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे। तो प्रिंट एफ का जो फंक्शन है, जब हमने टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो हमें पता है कि टेक्स्ट बेसिकली स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है। तो आप स्ट्रिंग के लिए क्या करते होते हैं कि कोटेशन मार्क्स डालते हैं, आपने कोटेशन मार्क्स डाले, और दरमियान में आप जो भी टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहते हैं वो आप लिख दें। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि भाई कोई टेक्स्ट का प्रिंट है ये, तो जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे दरमियान में वो वहाँ पे प्रिंट में आ जाएगा। अब इसी चीज़ को जो है हम आईडी के ऊपर कोड करके देखते हैं। अच्छा, ये अब आप देख सकते हैं कि ये जो कोड लिखा हुआ है ना, ये तो हमने जब पढ़ा था ना, जो हमारा लेक्चर था कि भाई जिसमें हम देखा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है सी के प्रोग्राम का, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जी सी का जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है उसके शुरू के अंदर जो है वो लाइब्रेरीज इंक्लूड कराते हैं। तो ये हमने दो लाइब्रेरीज इंक्लूड करा दी, एक stdio.h की और एक जो है वो conio.h की लाइब्रेरी। तो stdio.h की जो लाइब्रेरी है
इस जो प्रिंट एफ का बेसिकली जो फंक्शन है ना, अब इधर है ये भी हमें समझने की जरूरत है कि जो प्रिंट एफ का फंक्शन है वो इस वाली लाइब्रेरी के अंदर है। ठीक है, तो अगर आपने कभी भी प्रिंट एफ के फंक्शन को एक्सेस करना है या प्रिंट एफ के फंक्शन को यूज करना है, तो आपको ये वाली लाइब्रेरी इंक्लूड कराना बड़ी जरूरी है, क्योंकि वो फंक्शन की डेफिनेशन ही इस लाइब्रेरी के अंदर, अगर आप इसको इंक्लूड नहीं कराएंगे तो आप प्रिंट एफ को यूज ही नहीं कर सकते। इस वजह से यही हमने इंक्लूड कराई हुई है। दूसरा मैंने इधर जो है ना CONIO.h की लाइब्रेरी इंक्लूड कराई हुई है। ये होती तो वैसे इस काम के लिए नहीं, प्रिंट के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे गेट कैरेक्टर का एक फंक्शन यूज किया है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इंक्लूड करानी पड़ी है। इसकी वजह यह है कि अगर मैं ये ना इंक्लूड कराऊँ तो कोड तो मेरा ठीक चल जाएगा, लेकिन जो डिस्प्ले की स्क्रीन आती है जिसके ऊपर हमने एंड रिजल्ट को देखना है, अगर वो मैंने ना इंक्लूड कराया हो तो वो उस टाइम पे रुकेगा नहीं, वो बस कोड को रन करके क्लोज कर जाएगा अपनी स्क्रीन को। लेकिन मैं चूंकि आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इस वजह से वो वाली स्क्रीन का वहाँ पे रुकना जो है ना फिलहाल मेरे लिए ज़रूरी है। तो ये हमारा बेसिकली जो है ना प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमने बस क्या करना है कि हमने अपना जो कोड लिखना है वो यहाँ पे हम लिखा करेंगे, इस जगह के ऊपर है जो दरमियान में जगह है, इसके अंदर हम हमेशा अपना कोड लिखा करेंगे। फिलहाल मैं एक प्रिंट की स्टेटमेंट को सिर्फ चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमने फंक्शन को कॉल करनी है। फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें पता है कि भाई सिंटैक्स उसका ये है कि पहले आपने फंक्शन का नाम लिखना है, तो मैंने प्रिंट एफ फंक्शन का नाम लिख लिया। फिर आप ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स लगाएंगे ये बताने के लिए कि इसके दरमियान में मैंने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, और एक सेमी कॉलन डाल देंगे, बता देंगे कि मेरी स्टेटमेंट यहाँ पे टर्मिनेट हो गई है। अब मैंने इसके दरमियान में अपने आर्गुमेंट्स देने हैं जो भी मैंने फंक्शन को पास ऑन करने हैं। तो फिलहाल चूंकि मैं सिर्फ एक टेक्स्ट प्रिंट करा रहा हूँ और हमें पता है कि टेक्स्ट जो है वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में प्रिंट होता है, तो हमने कहा था कि स्ट्रिंग जो है उसके लिए हमें दो इन्वर्टेड कॉमर्स डालने पड़ेंगे, तो वो मैंने डाल लिया और इसके दरमियान में जो भी मैंने टेक्स्ट लिखना है वो मैं लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ कि लर्निंग सी प्रोग्रामिंग विद महमूद। और अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो इस कोड को चलाने के लिए मैंने क्या करना है कि F9 का बटन प्रेस करना है। अगर आप लोग F9 का बटन नहीं प्रेस करना चाहते तो आप यहाँ पे देखें तो आपके पास लिखा भी आ रहा होगा ऊपर एक एग्जीक्यूट के नाम से जो है वो टूल बॉक्स बना हुआ है, इसको आप एग्जीक्यूट को क्लिक करें और इसके अंदर जो है कंपाइल एंड रन के नाम से लिखा होगा, उस बटन को क्लिक करेंगे तो वो चल पड़ेगा। मैं फिलहाल F9 दबा रहा हूँ, तो हमने देखा कि भाई वो सिर्फ एक स्टेटमेंट को लिखने से जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट थी, हमने ये टेक्स्ट प्रिंट करा लिया कि लर्निंग सी प्रोग्रामिंग विद महमूद। तो इसी तरह अगर कोई भी आप टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहें तो ये इसी तरीके से प्रिंट होगा। ठीक है, तो मोस्टली वो जब नई पहली बार कोडिंग सीखते हैं तो वो लिखते होते हैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, बहुत कॉमन, तो उसको भी हम लिख के देख सकते हैं ऐसे ही कि भाई इसी तरह आप प्रिंट एफ लिखेंगे, ओपन क्लोज ब्रैकेट्स लगाएंगे, स्टेटमेंट के लिए टर्मिनेटर लगाएंगे एंड पे, और आपने इन्वर्टेड कॉमास ओपन और क्लोज किए और यहाँ पे आपने जो भी अपना मैसेज लिखना था, हेलो वर्ल्ड का मैसेज अगर आपने लिखना था आपने वो लिख दिया, और इसको आपने प्रिंट कोड को रन करने के लिए F9 प्रेस करेंगे तो जो आपने मैसेज टेक्स्ट में लिखा था वो आपके कोड के रिजल्ट में जो है आउटपुट में कह लें कि वो डिस्प्ले हो गया। अच्छा, अब हम आगे चल लेते हैं। तो आगे अब ये है कि भाई एक तो हमने भी देख लिया था कि भाई हमने टेक्स्ट सादा किस तरीके से प्रिंट करना है, उसको हमने कोड करके भी देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि भाई अगर हम प्रिंट एफ के फंक्शन से कोई वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहेंगे, किसी वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है, तो उसके लिए क्या सिंटैक्स होगा हमारे पास। तो स्टार्ट तो उसी तरीके से होगा कि हमने फंक्शन को जिसको कॉल करना है उसका नाम अगेन प्रिंट एफ है, तो उस फंक्शन का नाम हम सबसे पहले लिख देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई ये प्रिंट एफ का फंक्शन मैं कॉल करने लगा हूँ, और उसी तरह हम फिर जो है ना एक ओपन ब्रैकेट होनी चाहिए इसके लिए, एक क्लोजिंग ब्रैकेट होनी चाहिए जिसके दरमियान में इसके आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, और मैंने सेमीकोलन लगा के स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया। अब जब भी हमने वेरिएबल प्रिंट करवाना है ना, तो इसके एटलीस्ट इस फंक्शन को हमें दो आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, एक वेरिएबल अगर हमने प्रिंट करवाना है। तो इस वजह से इसके दरमियान में यहाँ पे एक कॉमा लगा हुआ है कि भाई इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स आने हैं। अब इसका जो पहला वाला आर्ग्यूमेंट होगा ना, वो जैसे पहले वाले केस में हमने देखा था ना कि पहला वाला जो आर्ग्यूमेंट था, एक आर्ग्यूमेंट था ना, जो मतलब हमारा लास्ट केस था, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें एक आर्ग्यूमेंट था और एक आर्ग्यूमेंट था क्या, जिस ये वाला जो है ये एक आर्ग्यूमेंट था और ये आर्ग्यूमेंट बेसिकली एक स्ट्रिंग था। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है ना ये हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो इस केस में भी हमारे पास पहला वाला आर्ग्यूमेंट एक स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अब स्ट्रिंग में सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि लिखना अंदर क्या है। इस वाली स्ट्रिंग के अंदर हमने चूंकि एक वेरिएबल को प्रिंट कराना है ना, वेरिएबल की वैल्यू को, तो हमें ना उसको ये बताने की जरूरत है फंक्शन को कि मैं इसकी जगह के ऊपर, ये वाली जो जगह है इस जगह के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाए। ठीक है, उसके लिए भी एक सिंटैक्स है कि जिसको जब आप लिखेंगे ना तो आपके कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि अच्छा ये बंदा ये कह रहा है कि भाई इस जगह के ऊपर मैं इस के किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे डाल देंगे परसेंटेज का साइन पहले और उसके बाद डी का वर्ड। इससे ये पता लग रहा है उसको कि परसेंटेज से वो कोई आइडेंटिफाई कर रहा है, और डी से उसको ये पता चल रहा है कि आप जो है ना यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखेंगे ना वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो फिर वो करेगा क्या कि यहाँ पे आपने जो भी वैल्यू लिखी होगी ना उसकी
जो भी वेरिएबल का नाम लिखा होगा उसकी जो वैल्यू होगी ना वो इधर डाल के प्रिंट में दिखा देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ना उसकी एक समरी सी है कि आपने सबसे पहले ये करना है कि दो आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। पहला वाला जो आपका आर्ग्यूमेंट है, ये वाला आर्ग्यूमेंट एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और इसके अंदर आपने लिखना है परसेंटेज डी, अगर आपने इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाना है। और आपका जो सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट है, इसमें आपने उस वेरिएबल का नाम लिख लेना है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है, जिसको आपने प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इधर आ गया वेरिएबल का जो भी नाम था। ठीक है, तो ये वेरिएबल नेम आ गया आपके पास। अब हम जो है ना इसी को ना कोड करके देखते हैं कि कोड में किस तरीके से होता है। अच्छा, अब चूंकि मैंने जो है वो एक वेरिएबल को प्रिंट कराना है, तो पहले मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो मैं इंट कोई var1 के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ भी वैल्यू स्टोर कराता हूँ। सपोज मैंने एक वैल्यू 98 स्टोर इसमें करवा दी। ठीक है, ये तो हमने पहले देखा हुआ था कि वेरिएबल्स डिक्लेयर किस तरह होते हैं, तो ये तो हमें पहले से पता है। अब हमने सिर्फ क्या करना है, हमने इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है, बेसिकली var1 के अंदर वैल्यू जो स्टोर्ड है वो 98 है, उसको हमने प्रिंट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है सिंपल सा सिंटेक्स है कि हमने पहले लिखना है प्रिंट एफ और ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स और ये सेमीकोलन डाल देना है। अब इस इन ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स के दरमियान में हमारे आर्गुमेंट्स ने आना है। अब हमें ये पता है कि मैं इस टाइम पे एक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास इसका मतलब है दो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। तो मैंने कॉमा लगा दिया कि मेरे पास दो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। अब पहला वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो मुझे पता है कि एक स्ट्रिंग ही होता है, तो मैंने पहला वाला आर्ग्यूमेंट के लिए स्ट्रिंग के लिए दो इन्वर्टेड कॉमर्स डाल दिए। और इसके अंदर मैंने करना क्या है कि मेरे जो आर्ग्यूमेंट है मैंने बताना है कि इसकी टाइप क्या है। तो मुझे ये पता है कि जो वेरिएबल मैं जिसको प्रिंट करवाने लगा हूँ वो ये वाला वेरिएबल है, और उसकी टाइप जो है ना वो इंटीजर है। तो चूंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो इधर मैं परसेंटेज डी लिख दूंगा, तो इसको ये समझ आ जाएगी कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जो है ना वो प्रिंट होने लगा है। और उस वेरिएबल का नाम क्या है, इधर कॉमा के बाद मैं उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, उसका नाम var1 है। ठीक है, तो अब ये करेगा क्या कि जो भी वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है उसको वो इसकी परसेंटेज डी की जगह पे रिप्लेस करके उस वैल्यू को प्रिंट करा के दिखा देगा। तो अब हम कोड को रन करते हैं, तो हमारे पास आउटपुट जो आनी चाहिए वो बेसिकली क्या आनी चाहिए, 98 आउटपुट आनी चाहिए, क्योंकि वेरिएबल वन जो है इसके अंदर वैल्यू को जो स्टोर्ड है वो 98 है। तो वो वेरिएबल वन के अंदर जो वैल्यू है जब इस जगह पे रिप्लेस होगी आके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर आप समझे कि 98 लिखा हुआ आ गया। तो जब प्रिंट एफ और 98 हम लिखेंगे तो आउटपुट पे 98 आना चाहिए। तो इसी तरीके से चल रहा है। तो अगर हम इसको मैं कंपाइल और रन करता हूँ F9 प्रेस करके, तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आया उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, 98 है। इसी तरह आप कोई भी आप वेरिएबल बना सकते हैं और कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं। मसलन सपोज मैं वेरिएबल का नाम कुछ और रख देता हूँ, मैं वेरिएबल का नाम जो है वो ए रख देता हूँ, और इसके अंदर मैं वैल्यू जो है वो सपोज 563 स्टोर करा देता हूँ। ठीक है, तो फिर मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा कि वेरिएबल का नाम मेरा ए है जिसकी वैल्यू मैंने प्रिंट करवानी है। और फिर मैं जो है ना कंपाइल एंड रन कर देता हूँ, तो जो वैल्यू उसके अंदर स्टोर्ड थी वेरिएबल के 563, तो वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। तो बेसिकली थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो होता क्या है, होता यह है कि भाई जो भी आपने वेरिएबल प्रिंट करवाना है उस वेरिएबल का नाम आपने इस जगह पे लिख देना है। तो यहाँ पे इस वाली जगह पे क्या आता है, इस जगह पे आता है जी वेरिएबल का नाम जिसको कि प्रिंट कराने में हम इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, और अब दूसरी बात कि भाई सी का कोड इसके साथ करता क्या है, सी का कोड इसके साथ ये करता है कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है, वो इस स्टोर्ड वैल्यू को, तो जो वैल्यू हम लिखते हैं कि भाई जो वैल्यू स्टोर्ड है वेरिएबल के अंदर, वो इस स्टोर्ड वैल्यू को जाके लिख देता होता है इसकी जगह पे, परसेंटेज डी की जगह पे। ठीक है, और वो वाली वैल्यू फिर हमारे पास डिस्प्ले पे आ जाती है। तो परसेंटेज डी इटसेल्फ क्या है, परसेंटेज डी जो क्या है वो एक आप कह लें कि सॉर्ट ऑफ जिस तरह कहते हैं ना कि प्लेस होल्डर है, कि भाई वो परसेंटेज डी वहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो उससे बस ये है कि प्रिंट एफ को ये पता है कि इस जगह के ऊपर जहाँ पे परसेंटेज डी लिखा है उस जगह पे ये इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे डाल देनी है। तो करना क्या है कि भाई जो भी वेरिएबल आपने प्रिंट कराना है उसका नाम आपने इधर लिखना है, और वो फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो इस जगह पे जाके लिखेगा और प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट ये है हमारे पास कि भाई इस किस्म का सिनेरियो भी आ सकता है हमारे पास कि हम एक वैल्यू नहीं बल्कि मल्टीपल जो है ना वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं एक ही स्टेटमेंट यूज करके।